सर, कल हम लोगों ने एक चर्चा इस पे किया था कि यही लोग हैं जो जेपी आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोग थे। लेकिन उससे महत्वपूर्ण सर एक छोटा-सा, क्योंकि मैंने विश्लेषण किया, लेकिन आपकी राय, इजिप्ट से प्रधानमंत्री मोदी लौट करके आए हैं। वहाँ वो मस्जिद में गए। मस्जिद 1000 साल पुरानी है। उस मस्जिद का अतीत ये है सर, कि उस मस्जिद में भारत के जो बोहरा मुसलमान हैं, उनके द्वारा बनाया गया है और हिस्टोरिकल मस्जिद है जी। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने ये माहौल बनाया कि जब जागो तभी सवेरा, वहां जाकर के तुम जो है इजिप्ट में जाकर के मुसलमानों के पास चले गए। ये खेल लगातार किया गया। आपको कुछ, जैसे कि आपने एक चिरकुट का नाम आपको लेना था, वो आपको शायद छूट गया। ये जो उसका चेला है, क्या नाम है, राजीव शुक्ल के चेले हैं। और ये सनसनीबाज को देखिए, सनसनीबाज देखिए, पार्टी प्रवक्ता उठाए तो समझ में आता है। ये कह रहा, लिख रहा है, इसका थंबनेल मुझे मिला, किसी ने भेजा मुझे, विदेश में मस्जिद जाते हैं मोदी, देश में एक्सपोज हो जाते हैं मोदी। अब देखिए कि अनपढ़ ये जाहिलों को, इन चिरकुटों को ये पता ही नहीं है कि उस मस्जिद का इतिहास क्या है। देश में मोदी क्यों जाएंगे मस्जिद में? ये किसी भी देश में जब आते हैं, यदि आप पाकिस्तान जाएगा भारत का प्राइम मिनिस्टर, तो जिन्ना के मजार पे जाएगा, यदि आधिकारिक यात्रा पे जाएगा तो। ये मस्जिद और उसके बाद जो गीजा का पिरामिड है, वहां प्राइम मिनिस्टर गए। इन चिरकुटों ने एकदम से गंध मचा रखा है। आप इन लोगों के थंबनेल को देखिए तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से देशद्रोह के एजेंडे पे सब चलाए हैं। पार्टी प्रवक्ता का तो समझ में आता है, लेकिन इनका, इसी का एक, अब इसी के जगह पे जो काम कर रहा है एक संदीप चौधरी है। अब जैसे हम लोग कहते थे जेम्स राय के चेले, अब ये शुक्ला जी के चेलों ने अलग ढंग से गंध मचा। एक तरह से भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है कि भारत के मुसलमानों को इग्नोर कर रहे हैं मोदी और विदेश में मुसलमानों को, जबकि अब देखिए तमाम मुस्लिम कंट्री, 7 मुस्लिम कंट्री ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। इजिप्ट ने भी दिया है। लेकिन ये देश में खेल क्या हो रहा है? जब भारत में जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ओबामा का मामला जो उठा, पूरे यूट्यूबरों ने ओबामा, इन चिरकुटों ने भी फैला रखा है। वो जो टायर की जो एक जिहादी महिला है, उसने भी शुरू किया कि ओबामा ने ऐसे कह दिया। ये खेल क्या आपको सामान्य लगता है सर, इन चिरकुटों का खेल? नहीं मनीष जी, ये अपने आप कपड़े उतार रहे हैं, अपने नग्न कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कितने मूर्ख, कितने जाहिल और किस कदर मोदी विरोध की जहर में कुंठाग्रस्त हो चुके हैं कि इनकी मति ने काम करना बंद कर दिया। मैंने उसका ट्वीट निकाल लिया। ये आग उसी ने शुरू की, वो जो आती है बड़ी लड़ाका टाइप की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र, उसने वो भी पत्रकार रही है सर, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार रही है। वो लुटियन मीडिया में उसका हुआ है कि उसने अपना लिखा था कि प्रधान मोदी का हृदय परिवर्तन सुखद है, जब जागो तभी सवेरा, आखिर सर्वधर्म समभाव को मानने ही लगे। मोदी इजिप्ट की विश्व प्रसिद्ध अल हकीम मस्जिद गए। पता नहीं हिंदुस्तान में हर धर्म का आदर करने से क्यों घबराते हैं, यहाँ किसी मस्जिद में कभी क्यों नहीं दिखाई देते। बहरहाल भक्त बेचारे बेचैन हैं। मनीष जी, जरा ये सुप्रिया श्रीनेत्र बताए कि 2014 तक इस देश में जो विदेशी अतिथि आता था उसको ताजमहल काहे ले जाते थे। ईसाई जो आते थे, दूसरे देशों के ईसाई प्रधानमंत्री, ईसाई राष्ट्रपति, उनको क्या उनका हृदय परिवर्तन हो जाता था, या या फिर वो इतना ज्यादा हो जाए हर धर्म का समाज की वो अपने देशों में भी दरगाह और मस्जिद और मजार घूमा करते थे। कांग्रेसी का ये मानते हैं, या उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए ले जाते थे कांग्रेसी। 67 साल तक ताजमहल को अपनी खोपड़ी में लादे घूमते रहे, और जो चाहे जिस देश का राष्ट्रपति आए उसको लेके ताजमहल, जब प्रधानमंत्री आया उसको लेके ताजमहल, विदेश मंत्री आया उसको लेके ताजमहल को इन्होंने अपनी खोपड़ी में लाद के रखा था। तो जो सुप्रिया श्रीनेत्र का वक्तव्य है, जो ट्वीट है, इसका मतलब कांग्रेसी जो विदेशी आते थे राष्ट्राध्यक्ष, उनका धर्म परिवर्तन, हृदय परिवर्तन कराने ले जाते थे। उनको बताते थे कि जब तुम अब लौट के तुम अपने देश में भी दरगाह और मस्जिद और मकबरा और मजार इन पर घूमा करो। वो क्या है ताजमहल? वो मस्जिदी और मजार और मकबरा ही तो है वो। तो अपने यहाँ जब कोई आता था तो बजाय कि हिंदू राष्ट्र होने, हिंदू देश होने के बाद ये किसी हिंदू मंदिर में लेके नहीं जाते थे,
ये उसको लेकर वो कबर दिखाने ले जाते थे, शाहजहां की मकबरा घुमाने ले जाते थे, मस्जिद घुमाने ले जाते थे। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि ये पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को मकबरा टहलाते थे, मजार टहलाते थे, मस्जिद दिखाते थे। और हिंदुस्तान का राष्ट्रपति एक इस्लामी राष्ट्र मिस्र में गया है, वहां सम्मान के साथ, अगर दाऊदी बोहरा मुसलमान जो है उनकी एक मस्जिद है, और वो उस देश में उनको वहां ले गया क्योंकि उनकी एक हेरिटेज है वो, तो उसमें ये इनको ताना कसी सूझ रही है ये। मगर हमने कहा ना कि जब ये इस तरह के कुकर्म करते हैं तो ये अपने कपड़े उतारते हैं कि 67 साल तक ये क्या करते रहे, ये क्या करते रहे, ये क्यों सबको न कभी ये किसी राष्ट्राध्यक्ष को कांग्रेस शासन में ना तो कभी गिरजाघर लेके गए, न कभी गुरुद्वारे लेके गए, न कभी मंदिर लेके गए। जो आया उसको बिल्कुल भेड़ की तरह, चलो आगरा ताजमहल, चलो आगरा ताजमहल। आगरा को इन्होंने अपने खोपड़ी में लाद के पूरी दुनिया के, तो ये पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को क्या धर्म परिवर्तन करा रहे थे, ये हृदय परिवर्तन करा रहे थे, या उनको मुसलमान बनवा रहे थे, या उनको संदेश दे रहे थे कि तुम अपना अब जो लौट के तुम अपने देश जाना तो तुम भी मजार हो, मकबरा हो, मस्जिद यही पूजा करना। ये जरा सुप्रिया सुलेत्र पहले इसका जवाब दे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पे व्यंग कसे। इनको आग लगी हुई है मनीष जी की 7 या 8 मुस्लिम देशों ने अपने देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया है, जो नेहरू को कभी किसी ने नहीं दिया, इंदिरा गांधी को कभी किसी ने नहीं दिया। और इंदिरा गांधी के समय में तो इतनी बुरी हालत थी, ऐसे जूते पड़ रहे थे कि जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई, जरा इनका कच्चा चिट्ठा खोल दूं, 1971 की लड़ाई हुई, दर्शकों को कहूंगा गूगल में जरा चेक कर लीजिएगा, तो पूरी दुनिया का एक भी इस्लामी देश, एक भी, वो जिसको अपना भाई बता के इंदिरा गांधी गले से लगाई रहती थी, वो फिलिस्तीन भी, वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा था। और जिस इजराइल को गाली बकते थे ये कांग्रेसी सरकार, ये इंदिरा गांधी की सरकार, वो इजराइल दांत खट्टे कर रहा था पाकिस्तान के, भारत के पक्ष में। तो तुम तो जूते खाने के बहुत पहले से आदी रही हो। तुम्हारी सरकार, कांग्रेस की सरकार मुस्लिम देशों से जूते खाने की आदी थी, और 71 की लड़ाई उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कि 71 की लड़ाई का मनीष जी इतिहास उठा के देख लीजिए, 56 इस्लामी मुल्क हैं और उनमें से एक भी भारत के पक्ष में नहीं खड़ा था, बल्कि वो ससुरा वो आतंकवादी जिसका नाम था यासिर अराफात, जिसको गले लगाए रहती थी इंदिरा गांधी, फिलिस्तीन का, उसने पाकिस्तान का दौरा किया था और उसने कहा था हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, मतलब इस्लामी मुल्क को जो चाहोगे वो करेंगे। खैर उसकी औकाती नहीं थी कि उसका बाप आगे आ गया था इजराइल मैदान में, तो दुम दबा के अराफात इतना ही कह पाया, उसके बाद उसके कुछ करने की बकने की औकात नहीं हुई। लेकिन कांग्रेसी सरकार की विदेश नीति क्या थी, इतने जूते मारे थे इस्लामी देशों ने कि मुंह लाल कर दिया था। तो जरा शर्म करो, अपना अपना अतीत याद करो सुप्रिया सुलेत्र, उसके बाद उस नरेंद्र मोदी के ऊपर टीका टिप्पणी करो जिसको 7 इस्लामी राज्यों ने अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है। और उसके अलावा मनीष जी, उन इस्लामी राज्यों ने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। यह नरेंद्र मोदी की कूटनीति का कमाल है, जो भारत सरकार अपने मुंह से कह नहीं सकती। उन्हीं की खैरात पे, उन्हीं के दान दक्षिणा पे पल रहा था भिखमंगा 7-8 साल से, वो भी बंद। और उस खैरात में बंद होने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। संभवतः सुप्रिया सुलेत्र को इसीलिए आग लगी हुई है क्योंकि इसका भाईचारा तो पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान को क्योंकि भिखारी बना दिया नरेंद्र मोदी ने, तो ये मुसलमानों का बहाना बना के ये गाली बक रही है। इसके अलावा कोई न सर है न पैर है इसकी आलोचना का। ये इसी तरह से अभी बकते रहेंगे और 2024 के बाद संभवतः ये बकने लायक भी नहीं रहेंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मुझे लगता है कुछ चीज पे ध्यान लोगों को जाना चाहिए कि जो कांग्रेस तुष्टीकरण जीवन भर करती रही, जिस कांग्रेस ने इस देश का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के नाम पे करवाने के बाद भी मुस्लिम तुष्टीकरण में करती रही, उस कांग्रेस की सत्ता के दौरान इंदिरा गांधी जब देश में थी, जिसने इस देश को में उसके संविधान के मूल में जुड़वा दिया सेकुलरिज्म, इसके बाद भी कोई मुस्लिम देश भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ, सब पाकिस्तान के साथ। आज जब जिस नरेंद्र मोदी को ये एंटी मुस्लिम बता रहे हैं, ओबामा से कहवा रहे हैं अरबों रुपए खर्च करा के, उसके दौर में सर इसी मिस्र ने, इन चिरकुटों को पता होना चाहिए, इसी मिस्र ने 370 के बारे में भारत के पक्ष में वोटिंग की है, पाकिस्तान के विरोध में वोटिंग की है। मनीष जी मैं उसी पे आ रहा था
कि मिस्र नहीं, 370 के मामले में एक वो तुर्की को छोड़कर, तुर्की को पाकिस्तान के साथ केवल अब तुर्की तो को छोड़कर तुर्की को भी औकात आ गया है सर, अब तो तुर्की भी औकात में है। एक भी इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान के पक्ष में या भारत के विरोध में नहीं बोला। सऊदी अरब ने तो खुलकर कह दिया, समर्थन कर दिया था। तो ये फर्क है नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, नरेंद्र मोदी के शासन और कांग्रेसी की विदेश नीति और कांग्रेस के शासन में, कि तब 56 इस्लामी देश भारत में जूते बजा रहे थे और आज की तारीख में भारत की आरती उतार रहे हैं। और तब जब कश्मीर में 370 हटा दी गई। और इसीलिए सर मैं उन सनसनीबाजों का भी जिक्र कर रहा था। प्रवक्ता तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन इन उचक्कों का क्या किया जाए। ये लोग अपने आप को पत्रकार कहता है, इसको देखिए, इसको बोलने तक भी नहीं आता है, आज की तारीख तक ये बोलना नहीं सीख पाया है। ये मैंने इसका वीडियो ये वाला मुझे किसी ने भेजा था तो मैंने थंबनेल निकाला, इसे आज तक बोलने नहीं आया है। ये राजीव शुक्ला का पूंछ पकड़कर संपादक बन गया और ये कह रहा है विदेश में मस्जिद में जाते हैं, देश में एक्सपोज हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इन सब के ट्रैफिक पे देखना चाहिए कि क्या ये पाकिस्तान के लिए काम करता है, क्या इन चिरकुटों को समझ में नहीं आता भारत की विदेश नीति, क्या इन्हें समझ में नहीं आता कि मिस्र में इस कदम से भारत का इंटरनेशनली क्या फायदा हुआ, इस देश के प्रधानमंत्री को कितना बड़ा सम्मान एक मुस्लिम कंट्री में दे रहा है, पाकिस्तान को जूते मार करके। नहीं मनीष जी, ये तो अभी ताजा तुर्की से लौटा है। दर्शक जरा डाट अपने आप जोड़ ले कि ये तुर्की चला गया था। वो इसने खुद वीडियो डाला कि इसके स्वागत में वहां शहनाई और ढोल बज रहा था, जहां पे हिंदी बोली नहीं जाती, हिंदी समझी नहीं जाती। ये कोई इंटरनेशनल पत्रकार नहीं है। हाँ, इसने खुद अपना ट्विटर पे डाला था कि मेरे स्वागत में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और शहनाई बज रही है, जहां हिंदी बोलने वाला कोई नहीं, हिंदी समझने वाला कोई नहीं, ये कोई इंटरनेशनल हस्ती नहीं है। और ये वहां गया तो इसके स्वागत में ढोल नगाड़े कौन बजा रहा था मनीष जी, वो भी भारत के दुश्मन देश में, जरा समझिए। और मैंने उस दिन भी बताया था कि 4 जून को एर्दोगान के शपथ ग्रहण में जब नवाज शरीफ गया था, वो शहबाज शरीफ गया था, उसके साथ आईएसआई का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल गया था। जो शहबाज शरीफ तो लौट आया था, वो तुर्की में ही रुक गया था और ये उसके तत्काल बाद ये भी वहीं पहुंचा। तो ये एक तरह से मीटिंग पॉइंट जोड़िए आप इनको कि ये तुर्की गया क्यों, ऐसे मौके पे क्यों गया जब वहां आईएसआई का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था और इसके स्वागत में वहां ढोल लगाड़ा और शहनाई कौन बजाने लगा। मनीष जी जरा सोचिए कि ये कोई बड़ा अमिताभ बच्चन है, कोई सेलिब्रिटी स्टार है ये, जिसकी भाषा नहीं जानते लोग। वहां भी इसके स्वागत में ढोल बज रहे थे तो वो ढोल बज रहे थे, वो ढोल आज तक ढंग से हिंदी नहीं बोल पाता है। तो इसके ढोल बजवाए जा रहे थे। तो ये तुर्की से लौटा है, बड़ी मोटी फीस पाया होगा, मोटा इनाम पा गया होगा, बख्शीश पा गया होगा कि बेटा थोड़ा और जोर से जुट जाओ। तो ये जोर से जुटा हुआ है, इनकी और कोई औकात नहीं है। ये पूरी तरह से किराए के लोग हैं जो जिन्होंने ठेका ले लिया है एंटी इंडिया, एंटी मोदी के बहाने एंटी इंडिया एजेंडा चलाने का। तुर्की और पाकिस्तान और चीन, इनका एजेंडा चलाने का इसका बहाना है। ये इसी तरह के कुकर्म करते रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से मुझे हमें उम्मीद है कि सालों से जो खालिस्तानी गुंडों का एजेंडा चल रहा था, अब उनका खात्मा हो रहा है। धीरे धीरे इन खैरातियों का भी खात्मा होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत सरकार की खुफिया एजेंसी देश के खिलाफ साजिश करने वाले तमाम लोगों पर नजर रखती होगी। एक और बता दूं मनीष जी, खैराती कैसा एजेंडा चला रहे, वो भी ट्वीट जरा मनीष जी दिखा दीजिए, जो बहुत खतरनाक है। और वो खैराती बेनकाब हुआ है बहुत बुरी तरीके से। दर्शक जान ले, आप लोग भी चौंकेंगे कि कैसे कैसे लोग हैं। जरा दोनों पढ़ के बता दीजिएगा मनीष जी, फिर बात करता हूं इस पे। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना को मिलने जा रहे ब्रह्मास्त्र की खरीद में रोड़ा अटकाने के पाकिस्तानी चीनी एजेंडे को सफल बनाने के लिए सरेआम सफेद झूठ का कारोबार करने मैदान में खुलेआम उतरा हिंदुस्तानी लुटियन मीडिया। अब जैसे देखिए सर, जेम्स राय के चेले तो खत्म हो गए, अब ये राजीव शुक्ला के चेले मैदान में हैं। और आपने जो ट्वीट साझा किया है, इसको तो अक्सर इसका ट्वीट पढ़ के बता दीजिए बस। ये संदीप चौधरी है, राजीव शुक्ला का चेला है ये, और एक किसान आंदोलन में ये सब पूरा जहर उगल रहा था। आज वो सब, और ये जो आंदोलन जीवी और उसके बाद ये धरना जीवियों में, एक और सरकार कह रही है कि उसके पास नौकरी देने के लिए पैसे नहीं है। ये तो वीडियो मुझे किसी ने भेजा था आज। दूसरी ओर अभी मोदी ने अमेरिका में 31 ड्रोन 26,000 करोड़ रुपए के खरीदे, यानी 8,000 करोड़ प्रति ड्रोन से ज्यादा। उधर ब्रिटेन में यही ड्रोन 100
800 करोड़ प्रति ड्रोन से ज्यादा। इधर ब्रिटेन में यही ड्रोन 100 करोड़ प्रति ड्रोन से खरीदे अमेरिका की विजिट के लिए जनता के पैसे उड़ाए जा रहे हैं। ये देखिए इस गंवार को, ये इसने ये ट्वीट किया गंवार है, नहीं है, ये लोग षड्यंत्र करने वाले हैं। षड्यंत्र। और जरा दूसरी खबर दिखा दीजिए मनीष जी, उसके बाद ये पता चले कि ये नंगा होगा अभी। इंडिया प्रोबेबली फर्स्ट नेशन टू गेट MQ-9B Reaper ड्रोनर्स फ्रॉम यूएस। ये खबर दर्शक समझ लें जी कि मनीष जी पहले तो ये सरासर सफेद झूठ बोला। 2012-13 में जब इंग्लैंड ने खरीदा था तो उसने भी 200 या सवा 200 करोड़ का एक ड्रोन खरीदा था। ये तो ये 100 करोड़ तो इस सरासर सफेद झूठ बोल रहा है एकदम। मैंने बहुत चेक किया। दूसरा मनीष जी, वो जो अभी आपने दूसरी खबर दिखाई कि हिंदुस्तान पहला देश है जिसको अमेरिका वाला ड्रोन बेच रहा है। ये जिस ड्रोन की बात कर रहा है इंग्लैंड वाला, वो भी उसने 200-250 करोड़ में था, लेकिन ये ड्रोन किसी को नहीं बेचा अमेरिका ने आज तक। ये जो है आलू और सेब सब बराबर बता रहा है। उसकी हेडलाइन ही उस खबर की ये है, और पीटीआई की हेडलाइन है वो। ये किसी इनकी उससे नहीं है कि एक मिनट कि ये कैसे किस तरह से झूठ बोल रहा है, कि वो बिल्कुल साफ बता रहा है मनीष जी कि इंडिया प्रोबेबली फर्स्ट नेशन टू गेट MQ-9B रीपर ड्रोन फ्रॉम यूएस। जब इंडिया पहला देश होने जा रहा है तो ये 100 करोड़ का ड्रोन इसने कहाँ बिकवा दिया। और उसके अलावा रक्षा मंत्रालय उसका एक स्पष्टीकरण भी आया कि ये अभी शुरुआती अनुमान के जब डील फाइनल हुई तो अनुमानित लागत है। अभी जब इसका शुरुआत होगी खरीदने की, ये अभी खरीदने की अनुमति दी गई है, ये सैद्धांतिक रूप से अमेरिका ने दी है, तब इस पे हम बार्गेन भी करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि इस खबर के बाद कुछ कहने को रह ही नहीं जाता मनीष जी, कि ये दर्शक ये समझ लें कि ये ड्रोन जो इंडिया खरीद रहा है वो आज से पहले अमेरिका ने किसी को नहीं बेचा। और इस तरह का जो खुले आम देश की सेना के खिलाफ ये लठ चला रहा है, जहर उगल रहा है। और फिर मनीष जी वही आ जाता है कि इस देश का सूचना प्रसारण मंत्री क्या कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्या उसने खुली छूट दे दी है कि जाओ तुम जितना नंगा नाच सकते हो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, इस भारत की सरकार के खिलाफ, जाओ खुलेआम नाचो, हम तुम्हारे लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। या इस देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय तमाशा देखने के लिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय तमाशा दिखाता है मनीष जी। और कैसे दिखाता है, ये विद्याचरण शुक्ला ने दिखाया था इस देश के सूचना प्रसारण मंत्री ने, कि बंबई के बड़े बड़े भाण संजय गांधी के इशारों पे नाचा करते थे। क्या कहूं उनके बारे में। और ये सूचना प्रसारण मंत्री इसकी खोपड़ी में बैठ के, इसकी नाक के नीचे दिल्ली के अंदर ये आदमी देश की सेना के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, और देश का सूचना प्रसारण मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्रालय मौन है। अभी कुछ ज्ञानी आ जाएंगे कि मोदी क्या कर रहा है, तो ये मैंने कहा ना कि मोदी मिस्र की यात्रा छोड़कर इस खैराती से लड़ने के लिए आ जाए, और इस देश का सूचना प्रसारण मंत्री, इस देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय नींद की गोली खा के कुंभकर्ण की तरह सोता रहे। ये षड्यंत्र है, इसकी आवाज हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। आज क्योंकि ये सामने आ गया, इसका आज ही का ट्वीट था, तो एक बार फिर पता चला कि कैसे मोदी सरकार के घर के अंदर ही भेदी बैठे हुए हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी मनीष, इस आदमी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और उसका उत्साह बढ़ाया जाएगा कि बेटा कुछ और आगे बढ़ के करो। क्योंकि अभी तक सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई नोटिस कोई नहीं की है। मौज ले रहा है इस देश का सूचना प्रसारण मंत्री, चाहे वो आदि पुरुष का मामला हो, चाहे देश की सेनाओं के खिलाफ खुले आम षड्यंत्र का ये मामला हो, जो अभी आपको दिखाया। इस देश के सूचना प्रसारण मंत्री के मौज में कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए, भले इस देश का नाश हो, इस देश की सेनाओं का नाश हो, इस देश के प्रधानमंत्री का नाश हो। ये आज का उदाहरण है। ये बिल्कुल ये वही सूचना प्रसारण मंत्री है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों का ये नारा दे रहे थे, और आज जब जिम्मेदारी मिली हुई है तो आज जब गद्दार, नहीं मनीष जी अच्छी याद दिला दी आपने, आज जब गद्दार इसके सामने आए हैं तो इसकी पैंट गीली हो रही है। गोली मारना तो बड़ी दूर की बात है, ये उन गद्दारों के खिलाफ इसके मुंह से बोली नहीं निकल रही। तो ये समझिए कि ये किस तरह से नारेबाजी करके जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, जब इनका वास्तव में गद्दारों से सामना होता है, देश के गद्दारों से, सेना के गद्दारों से, तो इनके मुंह से बोली नहीं निकलती। मनीष जी ने अच्छी याद दिला दी।
बिल्कुल सर, और हमें लगता है कि ये बात जानी चाहिए वहां तक कि माननीय, जब आप मंत्रालय आपके पास इतना गंभीर नहीं था, तब आप चुनावी भाषण में दिल्ली के चुनाव में देश के गद्दारों को और पब्लिक से कहवा रहे थे गोली मारो सालों को। और आज जब देश में गद्दारी, जब आप देखिए कि अब तो खुल गया सर, खालिस्तानी आंदोलन के बाद किस तरह से किसानी आंदोलन चल रहा था, उसके बाद धरना जीवियों का, और इन सब में इन्हीं सब का खेल था। ये यूट्यूबर जो चिरकुट है, ये शुक्ला का चैनल, ये शुक्ला के चेलों ने सबसे बड़ा एजेंडा चलाया है किसान आंदोलन में, और सरकार चुप रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि मनीष जी, ये जो संदीप चौधरी का ट्वीट दिखाया है, ये नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है, इस देश की सेना के पीठ में छुरा मारने के जैसा है कि वो इसीलिए मैंने दूसरी खबर दिखाई कि जो ड्रोन आज तक अमेरिका ने दुनिया के किसी देश को नहीं बेचा, वो ड्रोन अमेरिका ने इंडिया को दिया है, और उसमें ये इस तरह की खबर छाप रहा है कि तो 100 करोड़ का था, इंडिया ने 800 करोड़ का खरीदा, उसको भ्रष्टाचार के आरोपों में लपेट के ताकि वो डील खत्म हो जाए, उसके सप्लाई में अड़ंगा लगे, जैसा ये राफेल के समय कर रहे थे, वही कुकर्म ये अब कर रहा है और खुलेआम कर रहा है। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इन तमाम चीजों को गंभीरता से लेगी, क्योंकि ना मिस्र में मस्जिद में जाने का मामला सामान्य है, जिस तरह से भ्रम और अफवाह, ये पत्रकारिता नहीं है कि आप सरकार और सिस्टम के वास्ते सवाल कर रहे हैं, ये एक षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। और जिस तरह से खैराती पांडे ने उमर खालिद वाला षड्यंत्र किया, उसी तरह शुक्ला के चेले जो गंद मचा रहे हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है।